वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोशल एंड कल्चरल अचीवमेंट। तो जब अकबर राजा था तो क्या क्या सोशल यानी कि सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आए और कल्चरल क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोशल रिफॉर्म्स, तो कुछ कुरीतियाँ समाज की उसे ठीक की हैं। कौन कौन सी कुरीतियाँ, तो उसके बारे में देखेंगे। Akbar introduces a number of social reforms to rid Indian society of some cruel practices। कुछ घिनौने प्रैक्टिसेस किए जाते थे, जैसे कि बलि चढ़ा दिया जाता था इंसानों का, ठीक है, पहले के ज़माने में। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों में रोक लगाए और भी बहुत सारी कुरीतियाँ उन पर रोक लगाए। He prohibited sati, but excluded cases where sati was performed voluntarily or with the consent of the widow and legalized the remarriage of widows। तो पहले क्या होता था, पहले जब किसी औरत का पति की डेथ हो जाता था ना उनका, तो उस औरत को उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। तो अकबर बोले नहीं, ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो जहाँ पर ज़बरदस्ती जला दिया जाता था उस जगह पर रोक लगाए, और जहाँ पर वो जो विडो यानी कि विधवा, यहाँ पे जो विडो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है विधवा। तो जो विधवा अगर बोलती थी कि नहीं हमको भी उनके साथ ही जला दीजिए, तो उस जगह पे अकबर मना नहीं करता था। ठीक है, वो सोसाइटी में ऐसा रूल बना दिया था कि जो औरत अपने पति के साथ साथ जलना चाहती उन्हें जला दिया जाए, और अगर कोई विधवा जो रीमैरिज करना चाहती है तो उन्हें भी फिर से शादी करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी बातें उस वक्त सोसाइटी में जो कुरीतियाँ थी उसे ठीक किया गया था। He discouraged child marriage. The minimum age of marriage was raised to 14 years for girl and 16 for boys। और उस वक्त जो बाल विवाह यानी कि बच्चों का शादी होता था उसे भी एज को बढ़ा दिया गया था, लीगलाइज्ड किया था एज, लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल। और अभी ये लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 23 साल। बट अभी कुछ दिनों के बाद एक फिर न्यू रूल आएगा जिसमें कि लड़की का जो एज है वो 21 ईयर्स रहेगा शादी के लिए, और लड़कों का एज 23 ईयर्स। कुछ दिनों के बाद आएगा ये रूल। द कंसेंट ऑफ द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम हैड टू बी टेकन बिफोर अ मैरिज वॉज परफॉर्म्ड। और फिर शादी होने से पहले दोनों तरफ, जो लड़की के साइड है और लड़के के साइड है, दोनों के पक्ष से ही शादी होएगा। अब एजुकेशनल रिफॉर्म, ये तो था कुछ सोशल रिफॉर्म, समाज की कुरीतियों को दूर किया। अब है एजुकेशनल रिफॉर्म कि पढ़ाई लिखाई में कैसे ये इसने सुधार किए। अकबर ट्राई टू प्रमोट रिलीजियस हारमोनी बाय रिफॉर्मिंग द एजुकेशनल सिस्टम। अकबर चाहते थे कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। ठीक है, तो इसके लिए एक उसने रिफॉर्म किए एजुकेशन सिस्टम में। तो क्या रिफॉर्म किए? In the past, education was mainly based on the study of religious scriptures. Akbar laid more emphasis on secular subjects such as mathematics, agriculture, logic, history, and astronomy। तो पहले क्या होता था कि जो एजुकेशन था वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों से पढ़ाए जाते थे, गीता, कुरान, रामायण, इन सारे बुक्स से पढ़ाए जाते थे। पर जब अकबर आए ना तो वो बोले कि इन सारे बुक से भी तुम लोग पढ़ाई करो, बट तुम लोग ज़्यादा फोकस करो मैथ्स में, एग्रीकल्चर में, लॉजिक में, हिस्ट्री में और एस्ट्रोनॉमी में। ये सारे सब्जेक्ट्स पर तुम लोग ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, अब the translation department was set up to translate Sanskrit words such as the Vedas, the Mahabharata, the Bhagavad Gita, the Bible, and other famous work from Arabic and Greek into Persian। This gave the middle and the upper middle classes access to common literature and an insight into various cultures। और इसने क्या किया, इसने एक ट्रांसलेटर को जॉब में रखे और बोले कि ये सब जितना भी भागवत गीता है, रामायण है और जितने भी वेद हैं, इन सारे को तुम ट्रांसलेट करके अरेबिक में करो, पर्शियन में करो। ठीक है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस में करवाएं। ऐसा इसलिए करवाएं ताकि जो भी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं उस समाज में, तो सारे पढ़ाई कर पाएँ एक कॉमन लैंग्वेज में। अब है लिटरेचर। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लासेस। तो जब अकबर था ना भारत में तो हिंदी नहीं बोले जाते थे उस वक्त पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था इंडिया में। तो पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ द अपर क्लास। और जो बड़े बड़े लोग होते थे वो पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। पर्शियन लिटरेचर वॉज इनकरेज बाय द मुगल्स। और पर्शियन लिटरेचर को बढ़ावा दिया गया था मुगलों के द्वारा। Fazji, the brother of Abul Fazl, was Akbar's poet literate
एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्शियन पोइट ऑफ द मुगल टाइम। फैज़ी उस वक्त के बहुत ही ग्रेट ये पोइट थे। अबुल फैज़ल वॉज अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन, ही रोट अकबरनामा। और अबुल फैज़ल जो कि अकबर के कोर्ट में रहते थे, वो अकबर के लाइफ के बारे में लिखते थे एक बुक में, ठीक है। अकबर ये खाया, अकबर आज इससे मार किया, अकबर आज इससे शादी किया, ये सारी बातें एक किताब में लिखते थे और उस बुक का नाम था अकबरनामा, ठीक है। हिंदी वॉज ऑल्सो यूज इन द मुगल कोर्ट, और हिंदी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता था कोर्ट में। बिरबल वॉज मेड द हिंदी कविराज, और बिरबल को हिंदी कविराज बोला जाता था। और द पोइट लिटरेट इन अकबर्स कोर्ट, और लिटरेचर जो है हिंदी लिटरेचर का जो कवि है वो अकबर को माना जाता था। द रामचरित्र मानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, द ग्रेटेस्ट हिंदू ऑथर इन दोस टाइम। और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखा गया था, और जो ग्रेटेस्ट हिंदी ऑथर थे, ऑथर मतलब कहानियाँ लिखते थे उस वक्त के। अकबर वॉज इलिटरेट, अकबर अनपढ़ था, गंवार था, बट ही हैड एन इनस्टेबल हंगर ऑफ नॉलेज एंड पैसन फॉर बुक्स। पर इनको बहुत नॉलेज का मतलब भूख था, मतलब ये चीज़ें जानने की इच्छा करते थे। कोई भी चीज़ होता था तो पूछते थे, क्यों चंद्र ग्रहण लगा, क्यों सूर्य ग्रहण लगा, ये समुद्र का पानी ब्लू क्यों दिखता है, ये सारी बातें वो पूछते थे, जो भी मतलब क्वेश्चंस होता था। और इनको बुक्स का भी बहुत पसंद था, सिर्फ किताब खरीदते थे और रख देते थे लाइब्रेरी में। हिज लाइब्रेरी कंसिस्टेड ऑफ 24,000 बुक्स, 24,000 बुक खरीदे इसने। मैनी ऑफ वेयर स्पेशली रिटन एंड इलस्ट्रेटेड फॉर द एम्परर बाय कैलीग्राफिस्ट। प्रिंटिंग वॉज नॉट नोन, उस वक्त प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है। क्लास 8 में जब आप पढ़ोगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें प्रिंटिंग प्रेस हुआ था 1700 सेंचुरी में, ठीक है। ये सब उससे पहले की बातें हैं। तो इस वक्त कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और बुक्स थे, और ये जो बुक्स था ना ये इलस्ट्रेटेड था, मतलब कार्टून वगैरह बना के उस तरीके से बुक्स बनाए जाते थे। पेंटिंग, द मुगल मेड अ मेजर contribution to Indian art. There were a large number of painters attached to the library. They spent most of their time illustrating manuscripts. Most of these illustrations were miniature painting. तो मैंने आपको भी बताया इलस्ट्रेशन मतलब ये कार्टून वगैरह किसी भी चीज़ की आकृति बनाना। तो मुग़ल के दरबार में एक ऐसा रूम था जहाँ पर बैठ के पेंटर लोग दिन रात जो है वो पेंटिंग करते ही रहते थे। नाउ कम्स द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स बनाना। ड्यूरिंग अकबर लॉन्ग पीसफुल रेन मैनी बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड, बहुत सारे बड़े बड़े महल बनाए गए अकबर के समय में। इनिशियली द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज पर्सियन, इनिशियली यानी कि शुरुआत में जो आर्किटेक्चर था वो पर्सियन स्टाइल में था। फॉर इंस्टेंस हुमायूं टॉम्स, हाउएवर विद द पासेज ऑफ टाइम अकबर्स आर्किटेक्चरल स्टाइल बिकेम मोर एंड मोर इंडियन। फिर बाद में जो अकबर का स्टाइल था बनाने का वो बहुत इंडियन टाइप्स का हो गया था। देखो ये जो पर्शियन स्टाइल है ना, पर्शियन स्टाइल जैसे कि मस्जिद जो है उसमें एक मतलब वो डोम बना हुआ रहता है ना, तो उसे कहते हैं पर्शियन स्टाइल। पर अकबर जो था स्टार्टिंग में तो पर्शियन स्टाइल का बिल्डिंग्स बनाता था, पर धीरे धीरे उसने इंडियन स्टाइल को फॉलो करने लगा। इंस्पायर्ड बाय द प्लेसेस ऑफ हिंदू राजाज, हिंदू राजा का जब महल को देखा तो उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ उसने और बोला कि हमको तो ऐसा ही महल चाहिए, ऐसा ही महल बनवाओ मेरे लिए। अकबर लेटर बिल्डिंग्स रिफ्लेक्ट राजपूत ट्रेडिशन, और फिर बाद में जो बिल्डिंग्स बना उस पर राजपूत ट्रेडिशन रिफ्लेक्ट करता था। फतेहपुर सिकरी, Akbar new capital city, contains many interesting Rajput style building made of sandstone. It is referred to as a dream in stones. Among in the many fine building there are दीवान खास, पंचमहल, जोधा 22 प्लेस, बुलंद दरवाज़ा। तो ये सारे कुछ प्लेसेस हैं जिसे अकबर ने बनवाया था, और ये सब हिंदू स्टाइल में थे मोस्टली। They had a square pillar balcony and delicate stone screen through which the ladies of the harem could see but could not be seen। मतलब एक ऐसा
रूम टाइप का था जिसके अंदर से ना सिर्फ औरत बाहर देख सकती है, पर बाहर का कोई लोग अंदर नहीं देख सकता। द फेमस आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन, और जो हमारा लाल किला है, सॉरी आगरा रेड फोर्ट, आगरा का जो आगरा फोर्ट है जो कि रेड सैंड स्टोन से बना है, वो भी बिल्कुल लाल किले के जैसा दिखता है, बट वो आगरा में है। उसे भी अकबर ने बनाए थे। म्यूज़िक, तो उस वक्त कैसे गाने सुने जाते थे और कैसे धुन बजाए जाते थे, तो अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, अकबर को बहुत पसंद था म्यूज़िक। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, अबुल फजल कौन, जिसने बुक लिखा था अकबरनामा, देर वर 16 टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन इन अकबर्स कोर्ट, 36 टॉप रैंकिंग म्यूजिशियन थे अकबर के दरबार में। दे वर डिवाइडेड इंटू 7 ग्रुप्स, और वो 7 ग्रुप में डिवाइडेड थे। ईच ग्रुप एंटरटेन्ड द एम्परर ऑन वन डे ऑफ द वीक, और हर एक ग्रुप जो होता है एक दिन एंटरटेन करते थे सप्ताह में एक बार अकबर को। द मोस्ट फेमस म्यूजिशियंस एट अकबर कोर्ट वॉज तानसेन, और सबसे फेमस म्यूजिशियन था वो तानसेन था। ही कंपोज मैनी रेजेस एंड डेवलप्ड द एनरिच हिंदुस्तानी म्यूजिक बाय कंपोजिंग द इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। और ऐसा माना जाता है कि तानसेन का आवाज़ ऐसा था ना कि जब वो गाना गाते थे, म्यूज़िक बजाते थे ना, तो बुझा हुआ दिया भी जल जाता था, ऐसा कहा जाता है। Akbar was the representative of the golden age of the Mughal Empire. He laid the foundation of the secular national state based on the principle of religious tolerance, universal brotherhood and political unity. तो यहाँ से एक बात आपको सीखनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़े ना, तो आप किसी भी एक पक्ष को मत बढ़ाओ। अगर आप सबका भला सोचोगे ना, तो अपना भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा, जैसा अकबर सोचता था। अकबर कभी भी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया कि मुस्लिम्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगा, हिंदू को कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था इनके दरबार में। ठीक है, इसने सभी को लेके चला, इसीलिए आज आप इतने डिटेल्ड से इनके बारे में पढ़ रहे हो। तो कल हो के आप भी यूपीएससी की एग्ज़ाम दोगे, आईएएस बनोगे, बड़े पोस्ट में जाओगे, या फिर हो सकता है देश के प्रधानमंत्री बनो। तो आप एक बस ध्यान रखना कि आप जब सबको लेके चलोगे ना, तो आपको ज़रूर हिस्ट्री में जगह मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री में सभी को जगह नहीं मिलती, ये बात भी आप ध्यान रखना। आप बेस्ट हो तभी मिलेगी, और बेस्ट आप तभी होगे जब आप सबका भला सोचोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर। We'll meet you in the next chapter. Thank you so much.